नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। टाइम 8 कैपिटल की मेक इट सिंपल सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक अलग एंगल के साथ। मेक इट सिंपल की सीरीज़ में एक अलग कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये कहानी है हाल ही में किसान आंदोलन से उभरते हुए और निकलते हुए एक नए हीरो राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव से आते हैं। राकेश टिकैत की लेगेसी कहां से जुड़ती है, राकेश टिकैत के पिता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने क्या क्या अपना समर्थन दिया किसान आंदोलनों को लेकर, क्या क्या योगदान रहा बाबा टिकैत का, इसके ऊपर मेक इट सिंपल की सीरीज हम पहले ही बना चुके हैं। आज मेक इट सिंपल की सीरीज में कुछ वह बातें आप तक रखेंगे जो शायद हमने या किसी और ने भी अब तक आपके बीच में नहीं पहुंचाई होंगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि चौधरी राकेश टिकैत का जो एक पूरा साम्राज्य है, वह पूरा टिकैत परिवार की जो जड़ें हैं, वह इस वक्त की अगर बात की जाए, अगर 2021 से बात की जाए, तो उसका जुड़ाव बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि राकेश टिकैत के पिता थे, वहां से देखेंगे। क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत को भी अपने आप में किसानों का बहुत बड़ा मसीहा माना जाता था। उन्होंने भी जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने भी दिल्ली में, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में, कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग सालों में किसानों को लेकर सरकारों के खिलाफ आंदोलन किए, आंदोलन जीते, किसानों की मांगों को पूरा किया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को आखिर टिकैत नाम कहां से मिला? क्या आपने कभी इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की? क्या आप कभी ये चीज समझ पाए कि आखिरकार टिकैत को, राकेश टिकैत या महेंद्र सिंह टिकैत को ये सरनेम कहां से मिला और क्यों, चाहे वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत रहे हों या राकेश टिकैत रहे हों, इनका आंदोलन इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है? कैसे राकेश टिकैत के चंद आंसुओं से पूरा मुजफ्फरनगर का गांव, जत्था का जत्था रात में ही चल पड़ता है? क्या वजह रही है इसकी? तो इन्हीं सब कुछ बातों पर मेक इट सिंपल की सीरीज में बातचीत होगी। आइए शुरू करते हैं। द हिंदू के डिप्यूटी एडिटर रहे और हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के प्रोफेसर विकास पाठक के अनुसार बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पिता या पूर्वज राजा हर्षवर्धन की सेना में थे। वह राजा हर्षवर्धन के वॉरियर थे, योद्धा थे। सो जब वह युद्ध से वापस लौट रहे थे तो राजा हर्षवर्धन ने महेंद्र सिंह टिकैत के पिताजी या उनके पूर्वज को उनके माथे पर तिलक लगाया था। जिस तिलक को लगा देने के बाद बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की लेगेसी में, चौधरी महेंद्र सिंह की लेगेसी में टिकैत सरनेम जुड़ना शुरू हो गया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को उनके पूर्वजों द्वारा मिली गई ये विरासत कहीं ना कहीं राजा हर्षवर्धन के राज्य से मिली हुई एक तोहफा है, एक उपाधि है। तो टिकैत सरनेम का ये हम आपको समझा रहे थे कि टिकैत सरनेम का ओरिजिन कहां से हुआ, किस जगह से, किस घटनाक्रम के बाद बाबा महेंद्र सिंह यानी कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत या फिर उनके पूर्वज जो भी रहे होंगे चौधरी वंशी के अंदर टिकैत सरनेम का शुरुआत कहां से हुई और किस घटनाक्रम के बाद से चौधरी फैमिली, राकेश टिकैत की फैमिली टिकैत सरनेम का इस्तेमाल करने लगी। ये थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी राकेश टिकैत के टिकैत सरनेम जुड़ने की कहानी। थोड़ा सा परिवार को जान लीजिए राकेश टिकैत को। जैसा कि हमने बताया, चौधरी राकेश टिकैत और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पिता और पुत्र हैं। महेंद्र सिंह टिकैत पिता थे चौधरी राकेश टिकैत के। चौधरी राकेश टिकैत के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम है चौधरी नरेश टिकैत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति से लेकर ग्राउंड तक पर काफी वर्चस्व रखते रहे हैं और भले ही घटना राजनीतिक हो या सामाजिक, दोनों भाइयों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। यहां तक कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर टिकैत फैमिली की काफी बड़ी भूमिका मानी जाती रही है।
मेक इट सिंपल की इस सीरीज़ में हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टिकैत फैमिली, जो कि राजा हर्षवर्धन के द्वारा एक उनको लेगेसी के द्वारा वो चलती हुई आती है, और किस तरह से वो मुजफ्फरनगर दंगों में, जो उस फैमिली का पूरा नाम आता है, मुजफ्फरनगर दंगों में वो मुख्य रूप से सामने आते हैं। उस सब के बीच में होते हुए किस तरह से चौधरी राकेश टिकैत ने अब एक हीरोइक फिगर में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इस वक्त वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं, बूढ़ों, बच्चों के बीच में एक हीरो की तरह सामने आ रहे हैं, एक हीरो की तरह माने जा रहे हैं। हम खुद जब ग्राउंड पे होते हैं 28 जनवरी के टिकैत के आंसुओं के बाद से भीड़ का आलम यह है कि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चौधरी राकेश टिकैत की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने को, सेल्फी खिंचवाने को बेताब रहते हैं। वही चौधरी राकेश टिकैत जो अब से कुछ महीनों पहले तक मुजफ्फरनगर दंगों को भड़काने के लिए मशहूर थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिनकी काफ़ी बड़ी भूमिका मुजफ्फरनगर दंगों में मानी जा रही थी। ख्वाब पंचायतों के ऊपर हम एक मेक इट सिंपल की अलग सीरीज करेंगे और आपको बताएंगे ख्वाब पंचायतें किस तरह से होती हैं और कैसे काम करती हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ख्वाब पंचायतों का उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांव में अच्छा खासा वर्चस्व होता है, और ये ख्वाब पंचायतें आए दिनों अखबारों में, टेलीविज़नों में खबरों की सुर्खियां बनी रहती हैं अपने ऊल फिजूल फरमान जारी करने के लिए। जिस तरह से शरिया लॉ होता है, जिस तरीके से फतवे जारी किए जाते हैं, ऐसे ही ख्वाब पंचायतों द्वारा कुछ फरमान जारी किए जाते हैं जिनको मानना गांव वालों की, या जहां कहीं की भी ख्वाब पंचायत फैसला करती है, वहां के आसपास के निवासियों को उनका उस आदेश को मानना ज़रूरी हो जाता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि ख्वाब पंचायत ने यदि कोई फैसला कर दिया तो उसके खिलाफ जा पाना बेहद ही मुश्किल कार्य है। उस ख्वाब पंचायत के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बलियान ख्वाब पंचायत के चौधरी रहे हैं, जो कि 8 जिलों में फैली हुई है। बलियान ख्वाब पंचायत की अगर बात करें तो ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र के 8 अलग अलग गांवों को, 8 जो बड़े बड़े मुजफ्फरनगर के आसपास के ज़िले हैं, बलियान ख्वाब पंचायत का वहाँ पर वर्चस्व है। जिसका सिंप्लीफाइड भाषा में अगर ये बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो बलियान ख्वाब पंचायत के वर्चस्व के कारण ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पीछे लाखों की भीड़ जमा है, जिसका रिजल्ट ये है कि उनके बेटे के साथ, राकेश टिकैत के साथ भी वही भीड़ नजर आती है। तो पहली जो बात हुई, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत रहे हों या राकेश टिकैत रहे हों या नरेश टिकैत रहे हों, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी लोकप्रियता है, उसकी पहला रीज़न हमने आपको बताया क्योंकि ये राजा हर्षवर्धन के समय से इनके परिवार का एक इतिहास रहा है। हर्षवर्धन की सेना में इनका परिवार रहा है। राजा हर्षवर्धन द्वारा इनको टिकैत सरनेम दिया गया। दूसरी वजह, ख्वाब पंचायतों में टिकैत फैमिली का वर्चस्व, काफ़ी बड़ा वर्चस्व रहा था। अब मुजफ्फरनगर दंगों में इनकी भूमिका क्या है, मुजफ्फरनगर में ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, तो उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने के लिए अगर आप 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को दोहराएं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो कि नेटफ्लिक्स और अन्य प्लेटफॉर्मों पर मौजूद हैं, अगर आप उनको देखें तो आप जानेंगे कि मुजफ्फरनगर दंगों में इन ख्वाब पंचायतों का बेहद ही अहम भूमिका रही है।
चाहे वो बलियान खाप पंचायत रही हो या अन्य भी खाप पंचायतें रही हों, मुजफ्फरनगर के आसपास के जिलों में इन खाप पंचायतों का वर्चस्व हमेशा से ही बना रहा है। 2013 में जो महापंचायत बुलाई गई उसकी अगुवाई कर रहे थे भाजपा विधायक संगीत सोम, साध्वी प्राची और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत। जब महापंचायत के मंच से साध्वी प्राची और संगीत सोम द्वारा मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, जहरीली बातें बोली जा रही थी, तब उस वक्त नरेश टिकैत उस मंच पर मौजूद थे और उन तमाम बातों का समर्थन कर रहे थे। खैर, जब वह महापंचायत वहां से खत्म होती है, जब महापंचायत से लोग लौट रहे थे, तो कुछ लोगों का आरोप है कि जब वो आ रहे थे, वो नारे लगाते हुए जब वापस लौट रहे थे, तब मुसलमान पक्षों द्वारा, मुसलमान लोगों द्वारा उन पर पथराव किया गया, उनकी ट्रॉली पर पथराव किया गया, जिसका रिजल्ट मुजफ्फरनगर दंगों की शक्ल में हमारे सामने आया। मुजफ्फरनगर दंगा आज भी अपने आप में एक देश का काफ़ी भयंकर दंगा माना जाता है, जहां पर दोनों ही ओर से भयंकर त्राही हुई। इस दंगों में चौधरी नरेश टिकैत खुलकर मीडिया में अपना पक्ष रखते रहे और अपने यहाँ के मुसलमान पक्ष के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। 2013 में दंगों के बाद मुजफ्फरनगर में जिस तरीके के हालात बने, नरेश टिकैत और टिकैत फैमिली ने पूरी जिम्मेदारी उसकी ली। वे कभी इस चीज़ से उन्होंने खुद को अलग नहीं किया कि उस पंचायत में, उस महापंचायत में उनका कोई रोल नहीं था, या फिर जो कुछ मुसलमानों को वहाँ पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो दंगे के झंझ झेलने पड़े, उससे कभी भी टिकैत फैमिली ने खुद को अलग नहीं किया। यह है टिकैत फैमिली की भूमिका मुजफ्फरनगर दंगों में। अगर आसान भाषा में एक बार फिर आपको समझाना चाहूँ तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए, क्योंकि चौधरी फैमिली का वर्चस्व है वहाँ की खाप पंचायत में, बलियान खाप पंचायत में वर्चस्व है, और बलियान खाप पंचायत से ही मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। जिस वक्त ये सब हो रहा था, चौधरी नरेश टिकैत उस मंच पर मौजूद थे और चौधरी नरेश टिकैत द्वारा भी कुछ बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ, खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करते हुए की गई। ऐसा क्या हो गया कि कुछ दिनों में ही, 2 से 3 दिन के अंतराल में ही टिकैत परिवार से मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप हट गए, या फिर यूं कह सकते हैं वो उनसे धुल गए, पाक साफ हो गए। ऐसा क्या हुआ, वो भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मेक इट सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं समझाना चाहूँ तो वापस हम जाते हैं उस महापंचायत की ओर जिसको नरेश टिकैत द्वारा बुलाया गया, जब 27 और 28 जनवरी को पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर और उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर आंदोलन खत्म करवाया जा रहा था। 28 जनवरी को जिस महापंचायत में नरेश टिकैत को की अगुवाई में बुलाया गया था, वहां पर उस पंचायत में एक और शख्सियत की एंट्री होती है, जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद जौला। गुलाम मोहम्मद जौला भारतीय किसान यूनियन के एक पद पर थे, भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन 2013 में हुए दंगों के बाद गुलाम मोहम्मद जौला ने खुद को भारतीय किसान यूनियन से अलग कर एक अन्य संगठन बना लिया था। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों से पहले गुलाम मोहम्मद जौला को राकेश टिकैत का बेहद ही खास और करीबी माना जाता था। नरेश टिकैत द्वारा बुलाई गई महापंचायत में जब गुलाम मोहम्मद जौला पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक अलग ही, एक अनएक्सपेक्टेड सी, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वह बात बोल दी। हजारों लाखों की भीड़ में गुलाम मोहम्मद जौला ने कहा कि जाटों से 2 गलतियां हो गईं। गौर करने वाली बात है, जाट आंदोलनों के बीच में, जाटों की मेजॉरिटी के बीच में गुलाम मोहम्मद अली जौला ने 2 मजबूत बातें कही। उसमें से एक थी कि जाटों ने 2 गलतियां कर दी। एक, चौधरी अजीत सिंह को हराया। जिस वक्त गुलाम मोहम्मद जौला ने यह बात कही, चौधरी अजीत सिंह भी स्टेज पर मौजूद थे, क्योंकि महापंचायत में सारे संगठन जुड़े थे। गुलाम मोहम्मद जौला ने कहा कि पहली गलती जाटों ने जो की वो की कि चौधरी अजीत सिंह को हराया, और दूसरी गलती जो जाटों द्वारा की गई वो ये की गई कि मुसलमानों पर हमला किया गया। गुलाम मोहम्मद अली जौला ने निसंकोच उस महापंचायत में ये बात बोल दी। गुलाम मोहम्मद जौला के ये बात बोलने के बाद काफ़ी देर तक महापंचायत में सन्नाटा छाया रहा। गुलाम मोहम्मद जौला की इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया।
ना मंच से उनकी बात का विरोध हुआ, ना ही भीड़ से उनकी बात का विरोध हुआ। उस माहौल में जो सन्नाटा था, जो खामोशी थी, उसने कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दी थी कि गुलाम मोहम्मद अली जौला की बात को, चाहे वह जाट रहे हों या मुजफ्फरनगर आंदोलन से जुड़े हुए नेता रहे हों या भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हों, कहीं ना कहीं वह इस बात से सहमत हैं और कहीं ना कहीं गुलाम मोहम्मद अली जौला की इस बात को मानते हैं, कबूलते हैं। इस पर मोहर तब लगी जब चौधरी अजीत सिंह ने गुलाम मोहम्मद अली जौला के ये बात बोलने के बाद गुलाम मोहम्मद अली जौला के पैर छुए और चौधरी नरेश टिकैत गुलाम मोहम्मद अली जौला से गले मिले। ये पहला मौका नहीं था जब चौधरी राकेश और चौधरी नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर दंगों के जो एक उनके ऊपर इल्ज़ाम थे वो खुद को हटाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि कोशिशें तो 2018 से चालू हो चुकी थी, जब नरेश टिकैत कई बार गुलाम मोहम्मद जौला को अपने यहाँ बुलाने का आमंत्रण दे चुके और बार बार ये बात कहते थे कि भारतीय किसान यूनियन को संगठित हो जाना चाहिए, भारतीय किसान यूनियन को मिल जाना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करने की तरफ बढ़ जाना चाहिए। लेकिन शायद गुलाम मोहम्मद अली जौला भी ऐसे मौके की तलाश कर रहे थे, उस मौके को ढूंढ रहे थे जहां पर वो टिकैत परिवार की गलती को सबके सामने रख सकें, अपने समाज के सामने रख सकें और समाज की नज़रों में ये बात आए। फिर यदि अगर समाज टिकैत परिवार को माफ़ कर देता है, यदि समाज उस चीज़ को मान लेता है, तो गुलाम मोहम्मद अली जौला भी वापस भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा बन जाएंगे। 28 फरवरी को के बाद जो महापंचायत बुलाई गई उसमें वही हुआ। जिस तरह से जौला की बात का न किसी ने विरोध किया, तो इससे ये बात साफ हो गई थी कि टिकैत फैमिली, टिकैत परिवार मुजफ्फरनगर दंगों से अपने छाप ना छुड़ा सका, बल्कि उस गलती को मानकर उस पर खामोशी इख्तियार करके वो चीज़ वहीं पर दफन कर दी गई। उसके बाद से तमाम अलग अलग किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन जो बिखर गई थी वो एक हो गई और चाहे मुजफ्फरनगर क्षेत्र के मुसलमान रहे हों या जाट समुदाय रहे हो, वह दोनों फिर से किसान एकता के झंडे के तले नीचे आ गए और इस सब की अगुवाई कर रहे थे नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत। गुलाम मोहम्मद जौला की और नरेश टिकैत की अगुवाई में एक बार फिर जाट और मुसलमान एक हो गए और किसान आंदोलन का मिलकर समर्थन करने लगे। यही वजह है कि अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाते हैं, गाजीपुर बॉर्डर के कैंप्स को ध्यान से देखते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जिस कैंप का नाम रखा गया है मुस्लिम भाईचारा। वह मुस्लिम भाईचारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा लगाया गया ही कैंप है और या यूं कह सकते हैं गुलाम मोहम्मद जौला की अगुवाई में तमाम मुसलमान वहां पर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के समर्थन में पहुंचे हैं। तो जब राकेश टिकैत को हर वर्ग का समर्थन मिलने लगा, जो सिर्फ उनके ऊपर एक दंगों का जो आरोप था, जो टिकैत फैमिली की दंगों की वजह से जो एक छवि खराब हुई थी, इस किसान आंदोलन के जरिए उनकी वह छवि भी साफ हो गई, उनके ऊपर से वो इल्ज़ाम, वो मैल भी धुल गया। नतीजा हमारे और आपके सामने आया। राकेश टिकैत न सिर्फ किसान आंदोलन का बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ चेहरा हाल ही की सूरत में बनकर आए हैं। क्या राकेश टिकैत अपनी इस लोकप्रियता का फैसला आने वाले चुनावों में करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राकेश टिकैत के बल पल बदलते सुर इस बात की ओर इशारा ज़रूर करते हैं कि भले ही चौधरी राकेश टिकैत इस वक्त अपने धरने को अराजनीतिक बताते हैं, किसानों के हित में बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अपना हित, अपना राजनीतिक हित सीधा करने से भी बाज नहीं आते। अगर आप गौर करें तो वह न नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ना उससे दुश्मनी लेना चाहते हैं, ना उसका साथ देना चाहते हैं। यही वजह है कि वह कभी योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नरम रुख करते हैं तो कभी गरम रुख करते हैं। अगर एक दिन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भड़क जाते हैं तो अगले ही दिन मीडिया से में ये बार बार जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी सरकार से तो कोई लड़ाई नहीं, हमारी नरेंद्र मोदी से तो कोई लड़ाई नहीं, हमने खुद भाजपा को वोट दिया, मैं खुद भाजपा का वोटर रहा हूं। बार बार चौधरी राकेश टिकैत
किसको उन्होंने वोट दिया ये बताते हैं। किसको इसमें दिलचस्पी रही होगी कि राकेश टिकैत ने किसको वोट दिया, या फिर किस पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा होगा कि चौधरी राकेश टिकैत जी आपने पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था। किस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत इस तरह की बातें करते हैं, ये साफ दर्शाता है कि इस किसान आंदोलनों के जरिए कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक भूमिका भी सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। किसी भी पार्टी का बैर व मोल नहीं ले लेना चाहते हैं, ना ही वे अपने यहाँ के मुसलमानों को उदास कर देना चाहते हैं, ना ही योगी आदित्यनाथ सरकार को। फिलहाल आंदोलन अभी जारी है। राकेश टिकैत की राजनीतिक भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी, इसका जवाब तो इस आंदोलन के खत्म होने के बाद ही मिल पाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करें, और मेक इट सिंपल की सीरीज में यदि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी बात पर आपसे बात करें, आपके सामने किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करें, तो आप हमें अपने टॉपिक्स भेज सकते हैं। टाइम इट कैपिटल की ये रिपोर्ट देख रहे थे आप, मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।